नमस्कार दोस्तों, यह एनसीईआरटी की बुक है ना। एनसीईआरटी की कक्षा 7 की बुक है और ऑथेंटिक बुक है। सत्र 2023-24 की है। प्रत्यक्ष दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो, छोटी से लेके बड़ी तक, कोई सी भी हो, ठीक है ना। क्योंकि ऑथेंटिक बुकों से ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। अब इनमें से कोई सी भी लाइन उठा के दे दी तो फिर क्या बताएंगे अपन, क्या गाइड में मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो पहले ऑथेंटिक बुक, इसके बाद में अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो फिर पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मुग़ल 16वीं से 17वीं शताब्दी। 12वीं से और 15वीं पढ़ लिया अपन ने, 12वीं से 15वीं। अब ये है 16वीं से 17वीं, ठीक है, 16वीं से 17वीं शताब्दी। ये सिक्का है भाई, आई बात समझ में। ये सिक्का है, वो भी सोने का है। डिजाइन देखो, कलाकृति। सिक्के से पता चलता है कि उस समय शासक बढ़िया यहाँ पर शक्तिशाली था। सिक्कों से काफ़ी पहचान हो जाती है। अगर सिक्का मट्टा है यहाँ पर, उसमें क्वालिटी कम है, यहाँ पर कमज़ोर क्वालिटी है, और जैसे कि डिजाइन, छायांकन, यहाँ पर उसको बनावट सही नहीं है तो उसको अपन अच्छा नहीं कह सकते, यानी कि सफाई नहीं है। तो अब ये देख, ऐसा लगता है कि उस ज़माने में जब प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं थी, उस समय का है ये, और सोने का सिक्का है। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधता हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया, जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली और आगरा का अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। दोबारा से देखते हैं। मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधता हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं से उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद ही टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता नहीं रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्र दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री को बोलते हैं उर्दू में वजीर आजम। ये लाल किला है। ज़रा सोचो, उस समय में जाओ, ठीक है ना, फील करो, तब अच्छा लगेगा ये सीन। ये पेंट तो बाद में किया गया है इसका, और ज़्यादातर ये बलुआ पत्थर है ये, ठीक है ना। बलुआ पत्थर का कलर ऐसा ही होता है, लाल शाही बलुआ पत्थर। देखिए तो स्टेज ही है, ये इतना ऊंचा स्टेज है ये दासा। यहाँ पे बैठते हैं सब उस समय गणतंत्र दिवस के टाइम। ओ भाई साहब, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। ये उस समय की पुरानी बिल्डिंग है, ये शायद अंग्रेज़ों के समय की है। यहाँ पर मुग़लों की होगी, घोड़ों वगैरह के लिए अलग अलग है। काफ़ी बड़ा एरिया है। ये मैदान सा है।
पूरा नहीं दिया है, देख लेंगे यूट्यूब पर ना। मुगल कौन थे? ठीक है, कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल अ, मंगोल शासक चंगेज़ खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। अब ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कैसे आया था? यह था, ये बताइए, मंगोल मंगोल माता की ओर से थे, या फिर ये दे देगा, या फिर दे देगा पिता की ओर से थे, किस वंश के? माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज़ खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। ठीक, ये पार्ट है भाई। पुरानी बिल्डिंग है, बरसात से हो गया है काला कलर। इनका रंग रोगन भी नहीं कराया है, वरना खूब बढ़िया स्थिति में है। अठारह 19 का फोटो है शायद ये, लाल किला। 16वीं और 17वीं शताब्दी। मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज़ खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुल भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1397 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 30। ये सबसे बेस्ट पसंद है भाई अपनी। 4 साल में हला के धर दिया, ठीक है ना। लेकिन एक बात बता भाई, बाबर को विजयी अपने यहाँ ही क्यों मिली थी? क्योंकि यहाँ इतने भाई प्रैक्टिस करते नहीं थे युद्ध वगैरह की। और कहाँ भाई, कहाँ से युद्ध होगा, लापरवाह थे। और नए इन्होंने जैसे कि लोधी समय रहता उस समय, तो वो युद्ध के प्रति इतने जागरूक नहीं थे, आई बात समझ में। और इस वजह से बाबर को विजय हासिल हुई। और आपस में राज्य भी आपस में लड़ते रहते थे, ये इसके खिलाफ लड़ रहा है, ये इसके खिलाफ लड़ रहा है, कभी एक नहीं हुए। और इधर क्या था कि उज़्बेकों, जैसे कि ईरान इराक से आए थे ना, वहाँ प्रतिद्वंदी थे, यानी कि बाबर जैसे और थे, आई समझ में। तो वहाँ पे बाबर की दाल नहीं गली, तो वहाँ से फिर ये आया यहाँ दिल्ली। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 30 ने जब 1500 व 1494 में परगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी, ठीक है ना। 1494 में मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण कारण उसे अपनी मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल पर उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली को, आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, बताइए निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, काल क्रमानुसार। तो सबसे पहले क्या है, 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। फिर 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। इब्राहिम लोदी को 1526 में। 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। 1504 में और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। परगना का उत्तराधिकारी प्राप्त किया था कब? 1494 में। 1494 में उम्र भी पूछ लेता है, कितनी थी? 12 वर्ष थी। ठीक। मुगल सैन्य अभियान दोबारा देख लें।
मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर, चीन और मध्य एशिया, मंगोलिया भी आता है इसमें, पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। जिसकी मृत्यु 1404 में हुई के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। चौदह सौ चार में किनकी मृत्यु हुई? तैमूर की। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। मुगलों के प्रतियोगी कौन थे? उज़्बेकों। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यह बताइए 1398 में दिल्ली पर किसने कब्जा किया था? तैमूरों ने या फिर मंगोलों ने या कुषाणों ने? उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में परगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मुगल सैन्य अभियान 1526 से 1530। परगना पर कब उत्तराधिकार प्राप्त किया था? 1494 में। और तैमूर की मृत्यु कब हुई थी? 1404। तैमूर थे ईरान व इराक के, चंगेज खान थे चीन और मध्य एशिया। ये माता से थे चंगेज खान से और तैमूर से पिता। मुगलों के प्रतियोगी कौन थे? उज़्बेक। और दिल्ली पर कब्जा किन्होंने किया था? तैमूरों ने। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526-1530 जब 1494 में परगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मुगलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसे 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल पर उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत मराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलीबारी की पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। ये चित्र है, ठीक है ना, चित्र है, ये फोटो नहीं है, लेकिन उसी समय का नहीं, बाद का है शायद। ये हाथों के द्वारा मारा गया है। तलवार है ना, बंदूक भी है और तोप। पहले तोप है, इसके बाद में बंदूक है ना, फिर तलवार, यानी बंदूक और तलवार दोनों है। मुगल फौज अभियान पर जब घोड़े वाले पीछे हैं, पैदल सेना आगे है, हाथी बीच में है। घोड़सवार पीछे रहते थे, पैदल आगे। ये कब का है भाई? अकबर का शासन 1605। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की माँ कछवा की ये क्वेश्चन आ चुका है। ये आया था, ऐसे आया था कि जहांगीर की माँ कौन थी, किस वंश से संबंधित थी? हाड़ी रानी, कचवाहा, कुछ ऐसे था। जहांगीर की माँ कचवाहा की राजकुमारी थी
वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहाँ की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की माँ कचवाहा की राजकुमारी थी। कचवाहा की राजकुमारी थी। कचवाहा राजवंश कहाँ था भाई? वह अंबर यानी आमेर को ही बोलते हैं। वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। कचवाहा यानी कि जयपुर, ठीक है ना। कौन? जहांगीर की माँ। फिर पुत्री थी शाहजहाँ की माँ, पहले बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। शाहजहाँ की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। और जहांगीर की माँ कचवाहा राजकुमारी थी। जरूरी नहीं है कि वो नाम ही पूछे, वो ऐसे पूछ सकता है। जहांगीर की माँ थी कचवाहा राजकुमारी, मारवाड़ राजकुमारी, ठीक है। और शाहजहाँ की माँ राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। शासनकाल है 1605 का अकबर का। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। वो ये पूछ लेता है, क्रम पूछ लेता है। बताइए अकबर की विजयों को निम्नलिखित क्रम से व्यवस्थित कीजिए या फिर सुमेलित कीजिए। जब सबसे पहले कौन सी विजय हासिल की थी? 1586 है ना, 68, 69, 74, फिर 72, फिर 87। यानी कि अगर देखी जाए ना तो सबसे पहले है चित्तौड़, 1568। 1568 के बाद में रणथंभौर है सेकंड नंबर पर। चित्तौड़गढ़ के बाद में रणथंभौर, सवाई माधोपुर। और रणथंभौर के बाद में 69 के बाद में सित्तर नहीं है, 70 के बाद में 69 के बाद में सबसे पहले मालवा है यार। मालवा सबसे पहले विजय प्राप्त की थी मालवा के बाद में है चित्तौड़ के बाद में है रणथंभौर। और रणथंभौर कश्मीर 1586, बीजापुर 1685, गोलकुंडा 1687। जब फर्स्ट मालवा, सेकंड चित्तौड़, थर्ड रणथंभौर, 69 के बाद में गुजरात के बाद में पटना बंगाल। अगर देखी जाए ना तो अगर जैसे कि दक्षिण की साइड जा रहे हैं तो वो आसपास ही नज़दीक मिलेगी, क्योंकि भाई ये थोड़ी है कि भाई एक बार जीतने के बाद में आ गया फिर दोबारा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा रास्ता तय करना होता है। सेना भी रहती है, पैदल भी सैनिक होते हैं, साजो सामान होते हैं, खाने बनाने वाले, महिलाएं और बावर्ची, सेना और काफ़ी अस्त्र शस्त्र और काफ़ी चीज़ होती है। तो यहाँ से यहाँ जाने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है ना। और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वजह से एक बार गए तो यहीं अपना बना के फिर पास में फिर हमला कर देते थे, ऐसे करते थे। बीजापुर 1685, फिर गोलकुंडा 1687। बीजापुर 1685, गोलकुंडा 1687। अब देख चित्तौड़ 68 है तो रणथंभौर 69 है, मालवा 61। जब यहाँ से पहले मालवा है, फिर गए वापस, फिर चित्तौड़ और रणथंभौर। इसके बाद में पटना और बंगाल 74। श्रीनगर है 1586। काबुल, कांधार, का से काबुल, का से कांधार। श्रीनगर, कश्मीर, लाहौर, पंजाब, पानीपत, दिल्ली,
आम्बेरय अंबर, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, सिंध, चित्तौड़, रणथंभौर, मालवा, गुजरात, इलाहाबाद, पटना, बंगाल, गोंडवाना, 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 उड़ीसा, अहमदनगर। गोंडवाना में नहीं था भाई अकबर का आधिपत्य, ये एरिया था मुगलों का। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल क्षेत्राधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत उत्तराधिकार में शहदायाद उत्तराधिकार में शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या शहदायाद? यह आ चुका है। शहदायाद क्या है? शहदायाद का मतलब है समस्त पुत्रों, विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था शहदायाद। एक क्वेश्चन देगा बस वो, शहदायाद है। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो उन्हें कई शासकों ने स्वेच्छा से अपनी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। राजपूतों के साथ मुगलों की शादी। जहांगीर की मां कचवाहा की राजकुमारी थी। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की मां कचवाहा की राजकुमारी थी। वह आमेर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां खाकी राजकुमारी थी, राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। अनेकों ने मुगल घरानों में अपनी पुत्रियों के विवाह। एक मिनट। मुगलों के अनुशासकों के साथ संबंध। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें अपनी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समुदाय के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूह को सम्मिलित किया। मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुरानी, शुरू की बात है, तुरानी, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूह को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद
मिलता था। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए एक पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। कुछ बात आई समझ में? मनसबदार